हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन छूटे थे, मैं लेके आया हूँ, जिसमें 5वां, 6वां और 7वां सवाल आप करोगे। क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ है, एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2। सवाल नंबर 5वां कहता है, बड़ा ही कठिन लगता है ना ये, लेकिन बहुत आसान है, एकदम सिंपल सा है यार। कह रहा कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। देखो, इसका मतलब समझो, इसका तात्पर्य समझो। इसका तात्पर्य ये है, इसका कहने का ये मतलब है कि अगर किसी संख्या, मतलब 6 की घात कोई संख्या है, n कह रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या के लिए, मान लो इस पर कोई भी घात लगा दो, चलो 3 लगा दिया हमने, तो इसका जो मान आएगा ना बच्चा, वो 6 छक 36 छक्का 216 आएगा ना। ठीक है, 6 का घात आप 2 लगा लो तो ये कितना आएगा, 36 आएगा। इनका कहने का ये तात्पर्य है कि अगर 6 की घात हम कोई ऐसी संख्या है जो लगा दे तो इसका मान ऐसे आ जाए, 60 आ जाए या 600 आ जाए या 6000 आ जाए, मतलब शून्य आए लास्ट में जो फाइनल हो, बस इनका यही तात्पर्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो 3 घात लगा रहे हो तो इतना आ रहा है, 2 लगाने पर इतना आ रहा है। बच्चा, कुछ लोगों के मन में होगा 5 घात लगा दो, तो लो 5 लगा के देख लो, इच्छा बुझा लो, ये लो 5 लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये 6 छक 36 छक्का 216 हो जाएगा। 216 का 36 में गुणा करोगे, सिंपल सी बात है, अगर लास्ट के अंक 6 हैं तो जो भी आएगा फाइनल में लास्ट में फिर 6 आएगा, मतलब कभी भी शून्य नहीं आएगा। अब देखो क्यों नहीं आएगा शून्य, वो चीज़ समझो। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट लिखवा दूंगा लास्ट में, फाइनल समझ लेना, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो, अगर बच्चा किसी भी संख्या के लास्ट में शून्य आता है ना, तो उसका जो फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, उसमें 2 और 5 जरूर होते हैं। समझ रहे हो, 2 और 5 जरूर होते हैं दोनों। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं जिसमें शून्य आए। जैसे देखो, एक एग्जांपल छोटा सा बता दूं, प्यारा सा। अगर मान लो मैंने ले लिया 10 में देखो लास्ट में शून्य है ना, इसके फैक्टर करोगे बाबू तो 2 गुणे 5 होगा ना। अगर मैंने ले लिया 100, इसके फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 5 होगा, 2 दूना 4, पंचे 20 और ये पंचे 100, ये होगा ना। अगर यहाँ पर तुम ले लो बच्चा 1000, इसका गुणा कर लो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, ऐसे गुणा करते चले जाओ और अब मुझको बता दो कितना होगा इसका। चलो फटाफट करो जल्दी से। अब देखो इनके फैक्टर क्या होंगे, आप ध्यान दो बच्चा। देखो, मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। फैक्टर इनके करोगे तो 2 गुणा 2 आएगा और ये 5 गुणा 5 आएगा। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने ये देखा कि जिस संख्या के लास्ट में शून्य है अगर, तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आते हैं। जैसे एक बात ले लो भाई, इसके अलावा और भी कुछ आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 5 आएंगे, लेकिन 2 और 5 ये दोनों जरूर आएंगे, नहीं तो कोई भी 0 के पे समाप्त नहीं होगी गिनती, याद रखना। अगर हो रही तो मुझे बता दो। 8 पंचे 40, 2 पंचे 10, 3 9 27, भाई कोई भी गिनती गुणा कर लो, अगर उसमें 5 नहीं है तो वो 0 नहीं होगा फाइनल में। जैसे अगर आपके मन में कोई आ रही गिनती तो मुझे बता दो कमेंट करके, फिर हम आपको बताएंगे इसका सोल्यूशन क्या है। जैसे मान लो आपके मन में होगा, चलो मैंने 60 ले लिया, बच्चा 60 ले लो, इसके गुणनखंड करो तो 2 दूना 4, 3 12, पंचे 60। इसमें देखो फैक्टर हमने किया तो एक 3 तो आया अलग से, लेकिन 2 और 5 है मौजूद ना, है ना मौजूद। अगर मान लो कि मैंने ले लिया, खुदा ना खास्ता कहो तो मैंने 480 ले लिया, चलो इसके गुणनखंड कर लो बच्चा, तो 2 आ जाएगा, एक बार काटोगे आपको पता है 240 आएगा, फिर आप 2 से काट दोगे तो 120 आएगा, और फिर 2 से काट दोगे तो 60 आएगा, और फिर 2 से काट दोगे 30 आएगा, और फिर 2 से काटोगे 15 आएगा, और 15 को 3 गुणा 5 करोगे। देखो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 तिहैया, 32 तिहैया, 3 दूना 6, 3 तिक्का 9, 96, 96 पंचे 5 अंक 30, 5 9 45, 3 48। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर 2 2 2 है, 3 भी है, लेकिन 5 भी है। यानी अगर लास्ट में किसी भी गिनती में शून्य है बच्चा, तो उसमें गुणनखंड में 5 जरूर आएगा, आएगा ना, तभी शून्य होगा, अन्यथा शून्य नहीं होगा। अब चलो सवाल पे चलते हैं। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, जिससे कि आप इस सवाल को कभी भूलो नहीं इस वजह से। ठीक है, अब देखो सवाल में कह रहा है कि 6 की पावर n जो है, क्या किसी संख्या के लिए कभी शून्य पर समाप्त हो सकती है। हाँ, ये शून्य पर समाप्त हो सकती है। कब?
जब 6 का गुणनखंड में कहीं 5 आ जाए, तो बच्चा 6 के गुणनखंड में कहीं 5 होगा ही नहीं, 2 गुणे 3 होगा। तो आप क्या लिखोगे, ये 6 की पावर n है ना, इक्वल यहाँ पे क्या लगाओगे n, बराबर आप कर लो 2 की पावर n इंटू 3 का पावर n कर सकते हो। कोई भी घात लगा दो इस पर, 2, 5, 8 कुछ भी लगा दो बच्चा, कभी भी जो भी आएगा उनका फैक्टर अगर करो, गुणनखंड करोगे, गुणनफल करोगे, गुणा करोगे, कभी भी शून्य नहीं आएगा। देखो रीजन लिखो, देखो मैंने डिटेल में लिख दिया है, अब आप इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, 2 बार आप ध्यान से सुन लो। स्पष्टीकरण में क्या लिखोगे, इतना करने के बाद नीचे लिखोगे किसी संख्या के अंत में शून्य होगा तो वो संख्या 2 और 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर से सुन लो, किसी संख्या के अंत में शून्य होगा तो वो संख्या 2 और 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात इस संख्या के गुणनखंड में यानी कि फैक्टर में 5 आएगा, हाँ पक्का आएगा। चूँकि 6 की पावर n, इसके फैक्टर अगर हम करके देख रहे हैं 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n में कहीं भी 5 नहीं आता है, मतलब इसके फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं आता है, अतः 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना, नोट कर लो फट से। तो बच्चा ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, जिससे कि आपको इस तरह से क्लास 10th की सारी मैथमेटिक्स कंप्लीट बिल्कुल फ्री मिल सके। अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अगर इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे, बिल्कुल कोई भी डाउट हो फट से कमेंट कर दो, मैं उसको ज़रूर बता दूंगा आपको। बिल्कुल टेंशन मत लेना एक भी पैसे का, आप कमेंट जरूर करना, आपको रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए 10 मिनट, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, तो आप कमेंट जरूर करना बच्चा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 और क्लास 10th का NCERT मैथ में भैया क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां ना, 7वां 6वां है, 6वां है। देखो बहुत आसान है, वेरी सिंपल सा है। अगर आपको भाज्य भाज्य आता है तो बहुत आसान है। कह रहा कि व्याख्या कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और ये जो नंबर दिया गया है, एक फैक्टर दिया गया किसी संख्या का, ये भाज्य है, क्यों है। देखो भाई सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा है। अगर आपको भाज्य संख्या पता है तो आप आराम से कर लोगे, एकदम चुटकी भर में कर लोगे, और भाज्य संख्या नहीं पता तो थोड़ा मुश्किल होगी। तो चलो मैं बता देता हूँ बच्चा। पहले भाज्य क्या होता है, भाज्य को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, CMOPIGS, जो भी ये लिखा मैंने ना। देखो जैसे मैंने नंबर लिखा 12, इसके फैक्टर अगर हम करेंगे, इनके अगर हम गुणनखंड करेंगे बेटा, तो ये 2 गुणा 3, 2 3 6 दूना 12 ना, यानी फाइनल में हम कह सकते हैं कि इनके फैक्टर जो आएंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 आएंगे ना। अगर मैं एक नंबर ले लूँ 2 तो थोड़ा अलग हो जाएगी, मैं इसी के जैसे लेता हूँ, चलो 4, तो इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 1 आएंगे। ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा देखो मैं कारण बता दूंगा, अभी टेंशन मत लेना, चुटकी भर में आ जाएगा बच्चा। जैसे मैंने लिखा 7, इनके फैक्टर करोगे 1 इंटू 7 होगा। जैसे आप लिख लो 13, 1 इंटू 13 होगा। आप लिख लो 19, तो 19 इंटू 1 होगा, कुछ भी मान लो। कहने का कुल मिला के तात्पर्य ये है कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, मतलब वो संख्या एक तो खुद से कट रही है, हाँ ये 12 जो है खुद से भी कटेगी, इसमें 12 भी होगा एक नंबर, ठीक है, और इसके अलावा किसी और भी एक संख्या से कट रही, तो वो भाज्य संख्या होगी। जैसे देखो ये 2 से भी डिवाइड हो रही, 3 से भी हो रही, और 1 से भी हो रही, और खुद से भी हो रही, मतलब कुल मिला के 4 संख्या से हो रही। ये बच्चा देखो 2 से भी हो रही, और फिलहाल 2 बार 2 है तो उसको ना गिनो, एक ही बार गिन लो। 2 से भी डिवाइड हो रही, और ये 1 से भी डिवाइड हो रही, प्लस खुद से भी डिवाइड हो रही, 4 से भी हो रही, यानी कुल मिलाकर के फाइनल में देखो इसके लिए भी 3 गिनती मिल गई ना, 3 मिल गई ना, इसमें भी 3 गिनती मिल रही है। लेकिन इसमें क्या होता बच्चा, सिर्फ 2 गिनती मिलती है, बाकी तीसरे किसी से ये डिवाइड नहीं होती है। तो समझ लो वो संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक नहीं, 2 से अधिक बोलोगे, 2 या नहीं, 2 से अधिक, वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य कहलाती हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो, वो संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे हिमसेल्फ, एंड किसी और भी नंबर से कटे, किसी और भी एक संख्या से कट जाए, वो भाज्य होती है।
और वो संख्या जो 1 से कट रही, खुद से कट रही यानी 7 से, और बाकी किसी संख्या से नहीं कट रही, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो बच्चा ये आप समझ गए। तो आपके सवाल पे चलते हैं। देखो एक बात आप समझ लो, जैसे कि एक संख्या मैं आपको दूं, वो क्या है? मान लो कि मैंने आपको एक संख्या दे दिया ऐसे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब मैं बोलूं कि व्याख्या करो इसकी कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो क्या करोगे? भाई सिंपल सी बात है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। मैं बताऊं कितना आएगा इसका आंसर? 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 3 का 18, 3 21, 210। यानी ये आपको कह दिया जाए कि व्याख्या करो ये भाज्य है, तो व्याख्या करो ये भाज्य है का मतलब जान रहे हो क्या है? अरे भाई ये फाइनल करोगे बच्चा तो 210 आएगा। यानी कुल मिला के ये समझ लो आंख बंद करके कि आपको चूतिया बना रहा है। ये 210 नंबर दिया है और पूछ रहा है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। तो मैंने तरीका बता दिया था, आप अपने हिसाब से इसको भाज्य अभाज्य समझ लो, फिर इसको व्याख्या कर दो। देखो भाई सिंपल सी बात है, इसमें क्या करोगे आप इनका गुणा करो, ठीक है? आप इनका गुणा कर लो, 2 तिहाई 6 और ये 5 7 35, फाइनल में कितना आ जाएगा? 210। अब नीचे आप लिखो चूँकि संख्या 210 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसलिए संख्या 210 भाज्य होगी। बस हो गया, समझ गए ना? इसको एक बार कैलकुलेशन करके कंप्लीटली नंबर ले आओ, उसके बाद नीचे लिख दो चूँकि संख्या जितना भी आए उसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए वो क्या है? भाज्य है। तो बस यही करना है ऊपर वाले सवाल में। नंबर दौड़ा के लिखो, क्या लिखा है? 7 × 11 × 13 और +13। तो बच्चा इनको हल करो, पहले फाइनल करते हैं हम लोग। हाँ, इसमें देखो आप 13 कॉमन ले लोगे तो ये 7 गुणा 11 और धन 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 ना। अब बच्चा देखो ये 11 है भाई साहब, हाँ ठीक। फाइनल में आपका कहाँ आएगा बच्चा? फाइनल में आपका आएगा ये 11 सते 77 और 1 78, इतना आएगा ना। अभी भी इसको बोल सकते हो कि क्या है? भाज्य है, चूँकि इसके जो है 2 से अधिक गुणनखंड है, लेकिन जाने दो, तुम पूरा कर लो। पूरा करोगे तो ये 13 गुणा 2 गुणा 39 आएगा, गुणा 1 ना। फाइनल में आप कर लो तो ये 1014 आ जाएगा, गुणा कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पे आप लिख दो चूँकि संख्या 1014 के 2 से अधिक गुणनखंड या फैक्टर, गुणनखंड ब्रैकेट में चाहे फैक्टर लिख लेना, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 है। अतः संख्या भाज्य है, ठीक है? या फिर इस कारण ये संख्या भाज्य है, कर लेना बस। ये भी एक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। कुल मिला के आपको एक गुणनखंड दिया था, वो नंबर फाइंड करना था, नंबर मैंने फाइंड कर लिया और बाद में लिख दिया चूँकि संख्या ये जो फलानी दी गई है इसके 2 से अधिक गुणनखंड ये दिए गए इतने सारे, इसलिए क्या है? ये भाज्य है। बात समझ में आई ना? इसलिए क्या ये संख्या भाज्य है। ये भी एक तरीका है। या फिर दूसरा तरीका आप समझ लो, वो भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। दूसरा तरीका ये है बच्चा, इसको यहीं तक करना, बस यहीं तक करना, यहीं तक करने के बाद यही बात लिख देना, बस। ये भी एक तरीका है, तो यहाँ तक भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिख दो दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य है। ये भी कर सकते हो यहाँ तक भी, जहाँ तक मैंने किया था वहाँ तक भी। इसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें दूसरा क्वेश्चन, उसको भी ले लोगे, पकड़ के घिर्रा डालो इसी में, उसको भी समझ लो बच्चा। क्या कहता है? ये 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। इसमें आप देखो तो बाबू 5 कॉमन हो जाएगा, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 धन 5, ये ऐसे हो जाएगा। 5 नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है? अब क्या करोगे? 7 छंग 42 और ये 4 3 12 दूना 24, ये कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 5 गुणा ये 42 और ये गुणा 24, हाँ धन 1। यही तो होगा कि कुछ और होगा? बताओ जल्दी से, चलो। अब इसके बाद इसमें से सिर्फ एक ही सवाल और बचा है, बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, सब लगभग हो चुका है पूरा। इतना करो जल्दी से। अब क्या करोगे?
अब देखो अगर आप, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है ना बच्चा, इनका गुणा कर लो। देखो 1008 आएगा, करके मुझे बताना। 1008 आएगा ना, धन 1 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। फाइनल में आप लिखो 5 गुणा 1009, 5 गुणा 1009। अब देखो 1009 को अगर आप काटो तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, 1009 के फैक्टर होंगे। देखो मैं इसको थोड़ा सा क्लियरिटी लिख देता हूँ बच्चा, ये लो मैंने लिख दिया। वैसे भी देख लो, जो संख्या दी गई थी उसके 2 गुणनखंड आ रहे हैं ना, 5 और 1009 आ रहे हैं। इसमें एक भी एक गुणनखंड होगा, मतलब वो संख्या खुद से भी कट रही और एक और संख्या से कट रही, मतलब कुल मिला के 2 से ज़्यादा गुणनखंड उसके हैं, है ना भाई। सिंपल सी बात है, आप इसका मल्टीपल कर लो। अभी इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो इसके गुणनखंड और हो जाएंगे। आप करके देख लो, अगर मुझे बताओ, अगर कट जाए तो बताना। करके देखो, ट्राई करो बच्चा। चलो 3 से काट दो, 3 से काट दो, 3 3 का 9। काटने से अच्छा इसका भी गुणा कर लो आप लोग, कोई बात नहीं। चलो गुणा कर लो फाइनल में बच्चा। फाइनल में कर लोगे तो 5045 आएगा, ये फाइनल में आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। नीचे आप लिखोगे आंसर में, नीचे लिखो, नीचे लिखो चूँकि संख्या 5045 के, चूँकि संख्या 5045 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड करके देख लो बच्चा, फैक्टर निकाल के देख लो, आपको मिल जाएंगे कि इसके जो है ढेर सारे फैक्टर हैं, है ना। हाँ, करके देख लेना, फिर मुझे बता देना अगर कोई डाउट होगा तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल बड़ा आसान है बाबू, बड़ा ही प्यारा सा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो भाई, बहुत जल्दी करो, वेरी फास्ट करो, एकदम स्पीड में करो। हाँ, चलें आगे बढ़ें, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा तो बता देना, निसंकोच बोल देना। एनी डाउट नहीं ना, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग। तो भाई ये आपका एक्सरसाइज 1.2 है, क्लास 10th की NCERT मैथ है। क्लास 10th NCERT मैथ में क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 है, क्वेश्चन 7 है और ये 1.2। ध्यान से पहले सवाल सुन लो, उसके बाद फिर हम आगे हल करेंगे। सवाल मैं लिखा नहीं हूँ, आप लोग बुक लिए होंगे या लिख लो, नहीं बुक है तो लिखो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सवाल लिखो, मुंह फैला के मत देखो, नहीं समझ में नहीं आएगा। सुनो, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं। भैया सोनिया गांधी की बात नहीं हो रही, सिर्फ सोनिया की बात हो रही। इस मैदान का जो है ये वृत्ताकार मैदान है, इसका पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया मतलब यस, इसको कितने मिनट लग जाते हैं, 18 मिनट लगते हैं। वहीं इसी मैदान का पूरा चक्कर लगाने में रबिया को भैया 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या कहता है, कह रहा है कि मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। भाई सब कुछ एक ही है, तो कह रहा है कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। इन लोग की मुलाकात इसी स्थान पर फिर से कितने देर बाद होगी। देखो इस क्वेश्चन के 2 भाव हैं। पहला एक भाव तो ये है कि इस क्वेश्चन का प्रारंभिक पॉइंट जो है वो समान है, अंतिम पॉइंट भी समान है, मतलब मिलना भी वहीं पर है, दोनों एक समान है ना, और एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए बच्चा कहीं भी सवाल में, तो याद रखना, अगर एक ही दिशा और एक ही स्थान से चलें और एक ही बिंदु पर फिर मिलना रहे उसी पर, तो आप दिए गए सवाल में LCM निकाल लोगे, बस उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको। लेकिन अगर वहीं दिशा विपरीत होती कि सोनिया इधर को जा रही, राहुल उधर को जा रहा है, तो फिर इसमें आप LCM नहीं निकालते, HCF निकालते या कुछ और होता। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना इस तरह। इसलिए आप क्या करोगे, LCM निकालोगे। ये पहली वजह है LCM की। दूसरा वजह ये है बच्चा, कह रहा है कि कितने देर बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, यानी वो क्या कह रहा है, मिनिमम कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे। भाई मैक्सिमम तो नहीं पूछेगा, कम से कम कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो अगर कम से कम या छोटा से छोटा का अगर कहीं बात होती तो वहाँ भी LCM होता है, ये भी एक तरीका हो गया। ठीक है, तो आप 12 18 का LCM निकालोगे
आपको पता है कि 12 18 का एलसीएम 2 छंग 12 2 9 18 2 तिहाई 6 9 3 1 कम 3 3 3 का 9 3 2 दूना 4 3 12 3 36। तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये इनका एलसीएम हो जाएगा 36। आप लिखोगे अतः वह दोनों 36 मिनट बाद उसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः वह दोनों 36 मिनट बाद उसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो याद रखना, यहाँ पर दिए गए सवाल में एलसीएम इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ कर रहे थे। दिशा भी समान थी, स्थान भी समान था और समय भी समान था, एक ही समान समय पर। तो जब ये सारी कंडीशन एक समान हो जाए तो एलसीएम निकालते हैं, याद रखना। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट जरूर करिए और हमें बताएंगे तो हम उसे ज़रूर आपको सॉल्व करके देंगे, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हाँ, चलते चलते आपको एक बात बता दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल है क्लास से संबंधित या फिर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप ज्वाइन क्लास 10th लिख के व्हाट्सएप करें। नंबर यहाँ पर देखो दिख रहा है, वीडियो को रोक करके लिख लो, अपना नाम, क्लास का नाम और अपनी परीक्षा का नाम लिख के भेज देना, बोल देना मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फिर आपको सारी कंप्लीट क्लास एक साथ मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, कोई वीडियो आप डाउनलोड नहीं करोगे, हर एक वीडियो को आप ऑनलाइन देखोगे, फिर आपको सारी क्लास मिलेंगी बहुत अच्छे तरीके से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।